फ्रेंड्स, हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। सांची महेश्वरी ये एक बहुत ही प्यारी सी मिडिल क्लास लड़की है। सांची की माँ उसे बचपन में ही छोड़ गई और इसके पापा ने इसे कभी प्यार नहीं किया। वो हमेशा ही सांची को दुत्कारते रहते थे। सांची ने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिताई है, लेकिन अभी कुछ सालों से वो खुश थी उसके बॉयफ्रेंड की वजह से। उसके बॉयफ्रेंड का नाम ऋषि था। वो जब से सांची की ज़िंदगी में आया था, सांची की ज़िंदगी ही बदल गई। वो बहुत खुश रहने लगी। सांची को ऋषि अपने कॉलेज टाइम में मिला था। वो लगभग 4 साल से एक दूसरे के साथ थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कल वो दोनों मंदिर में शादी करने वाले थे। ऋषि की फैमिली सांची के लिए मानी नहीं थी और सांची अपने पापा को अब कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती थी। इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। अर्णव मल्होत्रा ये भी एक मिडिल क्लास का लड़का है और अभी जॉब की तलाश में। अर्णव का कॉलेज ख़त्म हुए 2 साल ही हुए हैं। अर्णव कुछ सालों से रेशमा से प्यार करता था। वो दोनों सेम स्कूल में थे। 11 क्लास में अर्णव ने रेशमा को प्रपोज किया था और उसने हाँ भी कर दी। वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी सालों से डेट कर रहे थे। रेशमा की अभी कुछ महीनों पहले एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी है। उसके बाद उसने नई गाड़ी और बंगला भी खरीदा। अर्णव रेशमा की तरक्की से बहुत खुश है। अर्णव के घर वालों को भी रेशमा बहू के रूप में पसंद है। इसलिए अर्णव कल रेशमा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अगले दिन सांची ने आज लाल और गोल्डन कलर की प्यारी सी साड़ी पहनी थी। हाथों में लाल चूड़ियाँ, बालों में उसने जूड़ा बनाया था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। आईने के सामने खड़े होकर वो अपने कान की बूंदें पहन रही थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। उसे टेंशन हो रही थी कि बस सब सही हो। उसका जी थोड़ा घबरा रहा था। इतने में उसकी दोस्त खुशी उसे बोली, खुशी क्या हुआ सांची, तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? सांची, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा डर लग रहा है। खुशी, अरे डर कैसा, ऋषि तुझसे बहुत प्यार करता है, वो सब संभाल लेगा, तू टेंशन मत ले। आज तो तेरे प्यार को मंजिल मिलने वाली है और ऐसा चेहरा बनाए रखेगी ना तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। खुश हो जा यार, सब ठीक होगा। सांची, हाँ यार तू ठीक कह रही है। फिर सांची और खुशी दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। खुशी, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। वैसे तो यार मैं भी तेरे साथ आना चाहती थी और शादी देखना चाहती थी, पर क्या करूँ, मेरा आज एग्जाम है। मैं वहाँ से फ्री होकर शाम को मिलती हूँ तुम दोनों से, ओके? सांची, कोई बात नहीं, तूने वैसे भी मेरी बहुत मदद की है। तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। खुशी यहाँ अकेले ही रहती है। खुशी भी सांची को कॉलेज के वक्त ही मिली थी। खुशी के परिवार वाले दूसरे शहर में रहते हैं। वो कभी कभी खुशी से मिलने आ जाया करते थे। खुशी पढ़ाई के लिए यहाँ अकेले ही रहती थी और खुशी ने सांची की बहुत मदद की है, कभी ऋषि से फ़ोन पर बात करवाने में या दोनों को कहीं बाहर मिलवाने में। सांची के पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वो सांची को कहीं जाने नहीं देते थे सिवाय स्कूल कॉलेज के, लेकिन खुशी के साथ वो फिर भी छोड़ देते थे। फिर सांची खुशी को बाय करती है और दोनों ही एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोलती है। फिर सांची मंदिर के लिए निकलती है। लगभग 1 घंटे में सांची मंदिर पहुंच गई। वो जल्दी से मंदिर के अंदर गई। उसने भगवान के दर्शन किए और कहने लगी, सांची, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है शिव जी, क्योंकि आज मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ अपने पहले प्यार के साथ, और ये सब आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो पाता। ऋषि को मेरी ज़िंदगी में भेजने के लिए एक बार फिर से थैंक यू शिव जी। पंडित जी ने वहाँ शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। पंडित जी, बेटी दूल्हे को जल्दी बुलाओ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। सांची अपने फ़ोन में देखते हुए बोली, ऋषि बस आता ही होगा पंडित जी। सांची ने 2-3 बार ऋषि को फ़ोन किया पर ऋषि उसका फ़ोन नहीं उठाया। सांची को लग रहा था ऋषि रास्ते में ही होगा, इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठा रहा। यहाँ अर्णव ने रेशमा को आज ही शादी के लिए प्रपोज करने की सारी तैयारी कर ली थी। अर्णव ने रेशमा को एक कैफ़े में बुलाया था जहाँ उसने हार्ट वाली डेकोरेशन करवा रखी थी और उसने रेशमा के लिए एक रिंग भी खरीदी थी। डेकोरेशन बहुत सुंदर थी, चारों तरफ गुब्बारे थे, सामने आई लव यू और मेरी मी लिखा था।
अर्णव ने खुद की और रेशमा की कुछ फोटोज भी साथ में लगाई थी और बीच में दिल बनाया हुआ था। उसमें लव का एक 100 पीस रखा था जिसमें लाइट चल रही थी। अर्णव सारी डेकोरेशन देखते हुए अपने हाथ में रखी रिंग को देख रहा था और मन में लाइन सोच रहा था रेशमा को बोलने के लिए। इतने में उसने खिड़की से नीचे की तरफ देखा तो उसे रेशमा अंदर कैफे में आती दिखी। उसने रिंग को बॉक्स में डाला और बॉक्स को अपने पॉकेट में और जल्दी से नीचे की तरफ गया। अर्णव, वेलकम बेबी। रेशमा, हाय, आज अचानक डेट क्यों? अर्णव, ऐसे ही तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। रेशमा, हाँ, बात तो मुझे भी तुमसे करनी थी, जल्दी बोलो, फिर मुझे जाना भी है, मुझे बहुत काम है, तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ। अर्णव, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आओ थोड़ी देर बैठते हैं। रेशमा, हाँ। फिर दोनों जाकर एक टेबल पर बैठते हैं। अर्णव रेशमा का फेवरेट रेड पास्ता ऑर्डर करता है। कुछ देर में ऑर्डर आ गया। थोड़ी यूं ही यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। रेशमा का ध्यान तो कम ही था, वो अपने मोबाइल में ही लगी हुई थी। पास्ता खत्म होने के बाद अर्णव बोला, अर्णव, अच्छा तुम बोलो, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुम्हें? रेशमा, तुम्हें भी करनी थी ना, पहले तुम ही बोल लो। अर्णव, तो रेशमा, आओ मेरे साथ, ऊपर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है, वहीं मेरी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। रेशमा, अब ऊपर क्या है, यहीं बोल दो, मुझे जाना है, देर हो चुकी है वैसे भी। अर्णव, बस 10 मिनट और पक्का, उसके बाद तुम अपने ऑफिस चली जाना। रेशमा, ओके फाइन। फिर दोनों ऊपर की तरफ गए। यहाँ सांची ऋषि को फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी। शादी का मुहूर्त भी लगभग निकल ही चुका था, लेकिन ऋषि ने सांची का एक भी फ़ोन नहीं उठाया और मंदिर भी नहीं पहुंचा। अब सांची अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो मंदिर से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरते हुए बोले जा रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है क्या? पहले माँ मुझे छोड़ गई, पापा ने तो कभी पूछा ही नहीं, कभी मेरा साथ नहीं दिया, कोई नहीं था मेरे साथ, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। जब मेरी ज़िंदगी में चारों ओर अंधेरा छा चुका था, तब मेरी ज़िंदगी में ऋषि और खुशी आए। फ्लैशबैक। ऋषि और सांची एक पार्क में बैठे थे जहाँ सांची अपनी खराब जिंदगी के बारे में ऋषि को बता रही थी। ऋषि, सांची, भूल जाओ अपनी पुरानी जिंदगी, अपने दर्द को, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें बहुत बहुत खुश रखूंगा और बहुत प्यार करूंगा। फ्लैशबैक एंड। सांची वही सीढ़ी पर बैठे रोते रोते बोल रही थी, ऋषि, मेरा पहला प्यार, हम साथ में कितने खुश थे। मेरा पहला प्यार जो कि धीरे धीरे मेरी दुनिया बन गया था। आज हमारी शादी थी, वो क्यों नहीं आया? क्यों? क्या ऋषि ने मेरे साथ धोखा किया? पर वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो मुझसे कितना प्यार करता था। वो अपने हाथ में ऋषि की पहनाई गई अंगूठी को देख रही थी। उसे अभी भी उम्मीद थी कि ऋषि आएगा। वो वहीं बैठ उसका इंतजार करने लगी। ऊपर रूम में आते ही वहाँ की डेकोरेशन देख रेशमा शॉक्ड हो गई और बोली, ये सब क्या है? अर्णव रेशमा का हाथ पकड़ उसे दिल के पास ले गया और अपनी पॉकेट से रिंग का बॉक्स निकाल अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठते हुए बोला, अर्णव, रेशमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। तो क्यों ना अब ये डेटिंग ख़त्म करें और शादी कर लें। मेरे घर वाले तैयार हैं तुम्हारे घर रिश्ता लाने के लिए, बस तुम हाँ कह दो। विल यू मेरी मी? रेशमा हल्का हंसते हुए बोली, शादी? और तुमसे? तुम पागल हो गए हो क्या? है ही क्या तुम्हारे पास? ना पैसा ना नौकरी। कोई पागल ही हो गई जो तुमसे शादी के बारे में सोचेगी। मैं आज यही बोलने आई थी कि डेटिंग ख़त्म करते हैं और ब्रेकअप करते हैं। तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड अब मैच नहीं होता। अर्णव, ब्रेकअप? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? रेशमा, हाँ, ब्रेकअप। मैं तुमसे कहीं आगे बढ़ चुकी हूँ अब। अर्णव, मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने अपनी लाइफ अपने कैरियर में इतना अच्छा किया है। कुछ दिनों में मेरी भी जॉब लग जाएगी। लेकिन ब्रेकअप क्यों? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। रेशमा, जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। अर्णव, पर रेशमा, हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे, क्या वो सब झूठ था? और पैसा प्यार से भी बड़ा होता है। रेशमा, इस बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। फिर रेशमा अपनी कार में बैठी और निकल गई। अर्णव उसे जाते हुए देख पीछे से बोला, थोड़ा चिल्ला कर बोला, अगर पैसा ही सब कुछ है तो मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। आज के बाद मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं होगी। ये वादा है अर्णव मल्होत्रा का। कुछ घंटों बाद यहाँ सांची को मंदिर के बैठे बैठे शाम हो गई। पंडित जी उसके पास आए
और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा अब लड़का कभी नहीं आएगा, शाम हो चुकी है, अब तुम्हें भी वापस चले जाना चाहिए। फिर सांची वहाँ से उठकर अपने आंसू पोंछते हुए जाने लगी। वो काफ़ी चलने के बाद थक गई और एक गार्डन के बाहर खड़ी हो गई। अचानक कुछ ही मिनटों में वहाँ बारिश होने लगी। वो थोड़ी भीग चुकी थी। वो गार्डन के अंदर गई। वहाँ उसे सर छुपाने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया। वहाँ लाइट नहीं थी, बल्कि बारिश की वजह से पूरे शहर में लाइट नहीं थी। वो वहाँ एक बेंच पर बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगी। यहाँ अर्णव भी एक गार्डन में बैठा था और ऊपर आसमान में देखकर बोल रहा था, आज भी मैंने 8 प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन किसी को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। समझ नहीं आता लोग चाहते क्या हैं। ये सब सोचते हुए वो उस गार्डन से बाहर जाने लगता है। सांची वहाँ बैठे बहुत रो रही थी। इतने में किसी लड़के को उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो लड़का भागकर उस लड़की की तरफ गया और पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। सांची अपने चेहरे पर हाथ रखकर रो रही थी। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लाइट ना होने की वजह से। सांची खुद से कह रही थी, ऋषि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस लड़के ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सांची को दिया। लड़का, आप ये रुमाल ले लीजिए। सांची ने वो रुमाल उठाया और बोली, थैंक यू। फिर वो उस रुमाल से अपने आंसू पोंछने लगी। उस लड़के के हाथ में खाने का कुछ सामान था। वो सांची को देते हुए बोला, लड़का ये मैं अपने लिए लाया था, लेकिन इसे आप खा लीजिए, इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। सांची का रो रो कर बुरा हाल था। उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा। वो लड़का बोला, देखिए मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक परेशान सी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। मेरी माँ कहती थी कि कभी कभी ऊपर वाला हमें बड़ी परेशानियों से बचाने के लिए हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियाँ डाल देता है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं। सांची ने अपना मुंह नीचे ही किया हुआ था, लेकिन वो इस लड़के की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। हौसला रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। सांची धीरे से बोली, थैंक यू। मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि आपके सारे अधूरे सपने पूरे हो जाएं। फिर वो लड़का मन में बोलता है, इनका इंतजाम तो हो गया, लेकिन मेरे पेट में अभी भी चूहे दौड़ रहे हैं। मैं कुछ खा कर आता हूँ, ये थोड़ा संभल जाए, फिर आकर इनसे मिलता हूँ और बात करता हूँ। उसके जाते ही सांची ने वो खाने का पैकेट उठाया, क्योंकि उसे सच में ही भूख लगी थी। उस पैकेट में बर्गर था। सांची वो निकाल कर खाने लगी और उसके दिमाग में उस लड़के की सारी बातें घूम रही थी। सांची खुद से बोली, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। इससे पहले कि कोई मुझसे किसी तरह का सवाल करे, मुझे इस जगह से दूर जाना होगा, बहुत दूर, इस जगह की यादों से भी बहुत दूर, एक दूसरी ज़िंदगी की ओर जिसमें अब प्यार की कोई जगह नहीं होगी। मैं उस अजनबी का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन उसकी बातों ने मुझे एक नई शुरुआत करने की हिम्मत दे दी है। फिर सांची यहाँ वहाँ कुछ ढूंढती है। जो वो ढूंढ रही थी उसे वहाँ एक ताक पर रखा मिल जाता है। फिर वो लड़की कुछ ही मिनटों में वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो लड़का वहाँ फिर से आता है और सांची को वहाँ ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो काफ़ी इधर उधर देखता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो लड़का बोला, अरे ये लड़की कहाँ गई? फिर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि उसे उस बेंच पर एक नोट और एक अंगूठी रखी मिलती है। वो लड़का बोला, यहाँ ये क्या रखा है? वो उस नोट को उठाता है और पढ़ने लगता है। उस लड़की ने उस नोट में लिखा था, थैंक यू, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपको बदले में देने के लिए मेरे पास सिर्फ ये अंगूठी है। मैं आपको बस यही दे सकती हूँ। आशा करती हूँ कि शिव जी आपकी हर इच्छा पूरी करें। उस अंगूठी में नीचे की तरफ ओम नमः शिवाय लिखा था। इतने में उस लड़के का फ़ोन बजा। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो देखा अननोन नंबर था। उसने कॉल उठाई और बोला, हेलो। सामने से आवाज़ आई, हेलो, क्या मिस्टर अर्णव से बात हो रही है? अर्णव, जी हाँ। सामने वाला व्यक्ति बोला, मिस्टर अर्णव, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपका आइडिया बहुत पसंद आया है। वो कल आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। मैं आपको इस नंबर पर मैसेज भेज देता हूँ। आप कल सुबह ठीक बजे पहुँच जाइएगा। अर्णव, ठीक है, थैंक यू। इतनी बात कर दोनों ने फ़ोन कट कर दिया। अर्णव अंगूठी को देखकर खुद से बोला, वाह, ये रिंग हाथ में आते ही मेरी किस्मत चमक गई। पर वो अजनबी लड़की कहाँ गई जिसने ये लकी रिंग मुझे दी है? मैं तो अंधेरे की वजह से उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। वो चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। अगले दिन दोनों के लिए नया था। दोनों को ही प्यार में धोखा मिला था और अब सांची और अर्णव दोनों को ही प्यार से नफरत हो गई थी। दोनों की ज़िंदगी में प्यार नाम की कोई जगह नहीं है।
सांची इस जगह से हमेशा के लिए दूर जाना चाहती है। उसे इस जगह ने सिवाय दुख के कुछ भी नहीं दिया। वो जोधपुर से बहुत दूर चले जाना चाहती थी, जहाँ यहाँ की हवा भी ना आ पाए। और वहीं अगला दिन अर्णव की जिंदगी में भी एक नई उम्मीद लाने वाला था। उसका आइडिया किसी को पसंद आ गया था। शायद अब उसे ये जॉब मिल ही जाएगी। 2 साल बाद मुंबई अर्णव अपनी बड़ी सी कार एक पुल से चलाता हुआ जा रहा था। अर्णव खुद से 2 साल हो गए उस दिन को। इन 2 सालों में कितना कुछ बदल गया है। आज पूरा शहर मुझे पहचानता है। शहर ही नहीं, पूरी दुनिया में मेरे बिजनेस ने अपना नाम बना लिया है। वक्त के साथ मेरा रुतबा और मैं दोनों ही बदल गए हैं। फिर वो अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी की तरफ देखता और बोलता है, ये रिंग देकर उस अजनबी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे किसी की या किसी और के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता था। बस वो नहीं है। काश हम एक बार और मिल जाते। अर्णव ने 2 सालों में अपनी कड़ी मेहनत से बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम कमा लिया था। उसे सब बड़े बड़े बिजनेसमैन जानते थे और सबके उसके समक्ष काम करना चाहते थे। अर्णव ने खुद को अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त कर लिया था। फैशन वर्ल्ड में अर्णव की कंपनी का बहुत नाम था। अर्णव की कंपनी टॉप पर चल रही थी। उसके पास आज वो सब कुछ था जो वो चाहता था। बस उसके दिल में प्यार की जगह प्यार के लिए नफरत है। यहाँ सांची अपनी स्कूटी को चलाते हुए बोल रही थी, हे भगवान, इसकी स्पीड और क्यों नहीं बढ़ रही है। अगर आज भी टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पाई तो मेरी सामत ही आने वाली है। सांची बेटा, और तेज भगा। अगर 5 मिनट भी लेट हो गई तो पिछली बार की तरह पैसे नहीं मिलेंगे। सांची की स्कूटी की स्पीड बहुत तेज। इतने में सामने से एक कार आ रही थी और सांची ब्रेक नहीं मार पाई और वो कार वाला भी अचानक से ब्रेक नहीं लगा पाया और दोनों की टक्कर हो गई। कार वाला लड़का बोला, ओ नो। सांची भी चिल्लाई, आह। सांची और सांची की स्कूटी दोनों नीचे गिर गए। सांची के पास खाने को जो पार्सल था वो भी नीचे गिर गया। उस लड़के की कार पर भी काफ़ी स्क्रैच आ गए। सांची धीरे धीरे उठकर बैठी और अपना हेलमेट उतारने लगी। फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, 1 सेकंड को तो लगा आज सीधा भगवान से ही मुलाकात होगी। वो लड़का कार के बाहर आया। वो सामने वाली लड़की को ज़मीन पर बैठे देखा। बोला, आप ठीक तो हैं? सांची उसे देखते हुए चिढ़कर बोली, ठीक? मैं तुम्हें लगती हूँ? पता है कितना नुकसान कर दिया है तुमने। कार चलानी नहीं आती तो खरीदी क्यों है? वो लड़का गुस्से से होते हुए बोला, खुद तो उल्टी साइड से गाड़ी चला रही थी, अब तमाशा कर रही हो। और खुद की गाड़ी की स्पीड देखी थी? मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है। वो लड़का सांची को एक खाली चेक साइन कर उसके पास फेंकते हुए बोला, ये लो ब्लैंक चेक, जितनी चाहे उतनी रकम भर लेना अपने इस नुकसान के लिए। सांची गुस्से से वो चेक लेकर खड़ी हुई और बोली, ब्लैंक चेक? खुद को अंबानी समझा है क्या? वो उसका हाथ पकड़ उसके हाथ में चेक थमाती हुई बोली, सांची, ये लो अपना कीमती चेक और आगे से अपनी ये बेशर्मी और ये दिखावा अपने पास ही रखना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मिस्टर, ये बात याद रखना। गुड बाय। इतना कहकर सांची ने अपनी स्कूटी उठाई और वहाँ से चली गई। वो लड़का भी गुस्से में अपनी कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। सांची वहाँ बेकरी पर गई जहाँ वो काम करती थी। उसका बॉस बहुत गुस्से में था और जैसे ही वो अंदर आई उसका बॉस सबके सामने उस पर चिल्लाने लगा। सांची चुपचाप अपना सर नीचे किए सब सुन रही थी। उसके बॉस ने उसे वहाँ से निकलने को कह दिया और कहा कि अब क्या तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और कल से काम पर मत आना। सांची, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। बॉस, कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सांची, तो अब तक जो मैंने काम किया उसके पैसे ही दे दीजिए। बॉस, काम? कौन सा काम? एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। कौन सी डिलीवरी अभी तक ठीक से पहुंचाई है? हमेशा लेट ही जाती हो। पता है आज मेरा कितना नुकसान कर दिया तुमने, और अब मुंह उठाकर पैसे मांग रही हो। तुम्हारी तो 1 महीने की सैलरी काटनी चाहिए मुझे। कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में इसके पास से एक कुत्ता भौंकता हुआ रोड पर भागने लगा। वहाँ खड़े एक बूढ़े अंकल उसके पीछे आने लगे। बूढ़े अंकल, कोई मेरे मैक्स को पकड़ो, कोई तो मेरी मदद करो, मैक्स रुक जाओ। वो कुत्ता गाड़ी के नीचे ही आने वाला था कि सांची जल्दी से भाग कर गई और उसने उस कुत्ते को बचा लिया। वो कुत्ता डर के मारे थोड़ा रो रहा था। सांची ने उसे गोद में उठाया और बोली, सांची शांत हो जाओ, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। इतने में वो बूढ़े अंकल सांची के पास आए और बोले,
बूढ़े अंकल, थैंक यू सो मच बेटा, आज तुमने मेरे प्यारे मैक्स को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया और मैं तुम्हारा यह एहसान अभी के अभी ही चुकता करूँगा। सांची, क्या? मेरा मतलब कैसे? आप क्या करने वाले हैं अंकल जी? बूढ़े अंकल, जब तुम्हें वो आदमी नौकरी से निकाल रहा था तब मैं वहीं था। मुझे मालूम है तुम्हें एक नौकरी की ज़रूरत है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है। सांची खुशी होते हुए बोली, क्या? सच में? थैंक यू अंकल जी। बूढ़े अंकल, मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, कल सुबह तुम्हें इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ जाएगा, ठीक है? सांची, ठीक है अंकल जी। सांची को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में, लेकिन उसे नौकरी भी चाहिए थी, इसलिए उसने अपना नंबर अंकल जी को दे दिया। अगली सुबह सांची की नींद अलार्म से खुली। सांची, ओफो, इतनी सुबह कौन है? फिर उसने फ़ोन देखा तो अलार्म था। वो बोली, अरे ये अलार्म तो मैंने ही लगाया था। फिर उसने देखा तो एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था, आपका इंटरव्यू 10 बजे शेड्यूल किया गया है, नीचे बताई हुई जगह पर कृपया समय पर पहुंच जाएं, फ्रॉम HR। फिर उस मैसेज में नीचे ऑफिस की लोकेशन थी। सांची वो मैसेज पढ़ खुद से बोली, अरे वाह, ये तो सच है। मुझे लगा नहीं था वो अंकल जी मेरी नौकरी का ध्यान भी रखेंगे। काश इंटरव्यू में पास हो जाऊं। फिर सांची घड़ी की तरफ देखती है जिसमें 8:30 हो गया था। वो जल्दी से उठी, फ्रेश होने और नहाने गई। कुछ ही देर में सांची ने ऑटो लिया और ऑटो वालों के जल्दी चलाने को कहा। सांची खुद से, ओ गॉड, मैं इंटरव्यू के लिए लेट ना हो सकती। फिर कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस की बिल्डिंग देख वो बोली, सांची, वाओ, इतनी ऊंची बिल्डिंग, वो अंकल इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। फिर वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, प्लीज़ आज मेरा साथ देना, मुझे किसी भी कीमत पर ये नौकरी चाहिए। फिर वो खुश होते हुए अंदर जाने लगी। अब जल्दी ही अंदर जाती हूँ, पता नहीं कैसा होगा मेरा नया ऑफिस और ना जाने कौन होगा मेरे बॉस। फिर सांची अंदर जाती है। वो रिसेप्शन पर जाकर पूछती है, सांची रिसेप्शनिस्ट से, एक्सक्यूज़ मी, आज मेरा इंटरव्यू है। रिसेप्शनिस्ट, हाँ हाँ, आप अंदर जाइए, मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट बॉस को फ़ोन करता है और बॉस उसे अंदर भेजने को कहता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट सांची को बॉस की केबिन का रास्ता बता देता है। वो वहाँ जाती है। सांची, मैं आई कम इन सर? बॉस, यस। अंदर बॉस खिड़की के पास खड़ा अपने मोबाइल चला रहा था। सांची जैसे ही अंदर गई वो पीछे मुड़ा। सांची उसे देख शॉक हो गई और बॉस को भी उसे देख गुस्सा आ गया। सांची मन में बोली, नया बॉस, ये तो वही है जिसे मेरी स्कूटी टकराई थी। सांची बेटा हो गया सियापा। बॉस, तुम? बॉस को सांची को देख उसे सब याद आ गया जो कल हुआ सड़क पर। बॉस, तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? फिर वो रिसेप्शन पर कॉल करता है। बॉस गुस्से से, हिया, इस लड़की को अंदर किसने भेजा? हिया रिसेप्शनिस्ट, सर, वो आपके पापा ने ही इन्हें यहाँ भेजा है। उन्होंने मिस सांची को आपकी सेक्रेटरी के लिए चुना है। बॉस, क्या पापा ने? ओके। फिर उसने वो कॉल काट दिया और अपने पापा को फ़ोन किया। उसके पापा ने जल्दी ही उसका फ़ोन उठाया और बोले, पापा। हेलो बेटा। बॉस, पापा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मेरी सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए किसी लड़की को फाइनल कर दिया है? पापा, हाँ बेटा, बहुत ही सुशील और मेहनती लड़की है। बहुत धीरे से फ़ोन को हल्का साइड कर बोला, हाँ वो तो मैंने कल ही देख लिया था। पापा, क्या हुआ बेटा, क्या बोले? बॉस, वो मैं कह रहा था पापा, बेटा वो सच में अच्छी लड़की है, हमारे ऑफिस के लिए सही है। बॉस, लेकिन पापा, मेरी सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए आप ऐसे ही किसी को भी फाइनल नहीं कर सकते। पापा, ठीक है बेटा, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। इस बूढ़े बाप से ही गलती हो गई। अब तो बड़ा आदमी बन गया है तो अपने बाप को क्यों सुनेगा? बॉस, पापा ऐसी बात नहीं है, आई एम सॉरी, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। पापा, ठीक है बेटा। फिर दोनों ने फ़ोन कट कर दिया। बॉस अपने आप से बोला, पापा कब से माँ की तरह इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे, अब तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। सांची अपना मासूम सा चेहरा बनाए बिना कुछ बोले पीछे खड़ी थी। बॉस मन में बोला, देखो तो अभी कैसे भोली शक्ल बनाई है, लेकिन मैं इस भोली सूरत के पीछे छुपे हुए भयानक चुड़ैल जैसे रूप को पहचानता हूँ। वैसे यही मौका है कल हुई बेइज्जती का बदला लेने का। ऐसी हालत करूँगा इसकी कि ये 1 हफ्ते में ही खुद ही कंपनी छोड़ देगी और मुझे पापा को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। मिस, मेरे बनाए हुए नरक में तुम्हारा स्वागत है। सांची बॉस को खुद से ऐसे देखते हुए बोली, हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ।
ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? हाँ हाँ सांची बेटा, किस्मत ने क्या झटका दिया है, हंस ली। घर जाकर तो रोना ही है। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने इस नई जॉब को लेकर। सोचा था पैसे जमा करके नया घर लूँगी, नई कार लूँगी, उसके बाद फिर ऐसी ऐस। लेकिन क्या हो गया देखते देखते। चल बेटा सांची, तेरी पुरानी ज़िंदगी तुझे बुला रही थी। फिर वही रोज़ की 3-3 जॉब, ये तो तुझे जॉब नहीं देने वाला। सांची केबिन से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि पीछे से बॉस अपनी चेयर पर बैठते बोला, बॉस तो मिस क्या नाम है तुम्हारा? सांची पीछे पलटी और धीरे से बोली, सांची। बॉस तो मिस सांची, क्या आपको याद है कल आपने मुझसे क्या क्या कहा था? सांची, जी जी सर मुझे याद है। बॉस, मुझे भी तुम्हारी एक एक बात बहुत अच्छे से याद है। सांची मन में बोली, आज तो मर गई सांची बेटा। बॉस, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कल यही बोल रही थी ना तुम मुझसे, फिर आज तुम यहाँ क्या कर रही हो? सांची मन में बोली, हे भगवान, ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर बॉस धीरे धीरे चलकर सांची के करीब आया और बोला, मुझे नहीं पता तुमने मेरे पापा को क्या पट्टी पढ़ाई कि उन्होंने तुम्हें ये जॉब दे दी। सांची मन में, पापा? वो बूढ़े अंकल इस पागल इंसान के पापा हैं? बॉस, पर तुम ऑफिस में रह पाओगी या नहीं ये मेरे हाथ में है। सांची, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पापा ने मुझे ये जॉब दी है। बॉस, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। अगर खुद तुमने ही मेरे पापा को कॉल करके ये ना बोला कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती तो मेरा नाम भी अर्णव नहीं। फिर वो कुछ सेकंड रुक कर बोलता है, तो मिस सांची, मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर तुम्हारा स्वागत है। देखता हूँ कि तुम कितने दिनों तक मेरी सेक्रेटरी बनी रह सकती हो। सांची मन में बोली, हे भगवान, मुझे इस पोस्ट से हटाने के लिए ये जानबूझकर मुझे परेशान करेगा और मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी नरक बना देगा। एक हफ्ते बाद सांची को उस कंपनी में जॉब तो मिल गई थी, लेकिन एक ही हफ्ते में अर्णव ने उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। वो उसे सेक्रेटरी होने के नाते बहुत काम करवाता था, उसे 1 मिनट बैठने और चैन की सांस लेने नहीं देता था। अर्णव किसी भी कीमत पर चाहता था कि सांची ये जॉब खुद ही छोड़कर चली जाए, इसलिए उसे इतना परेशान करता था। उसके ही काम में कोई ना कोई कमी जरूर निकालता था। अभी सांची अर्णव के लिए काफ़ी बना रही थी और खुद से बोल रही थी, मुझे लगता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। दिन रात बिना आराम किए हुए काम करने से बुरा कुछ नहीं हो सकता है। इस जॉब से पहले सांची 3 जॉब एक साथ करती थी, लेकिन कहीं भी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए वो सब जगह डांट खाती थी। वो बिना रुके बिना आराम किए काम करती थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लेकिन कुछ सही से नहीं हो पाता था। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि इस शहर के सबसे बड़े डिज़ाइनर, कपड़ों के मालिक और मेरे बॉस अरुण ने केवल एक ही हफ्ते में मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कॉफ़ी लेकर अर्णव के केबिन में गई। वो अर्णव को कॉफ़ी देती हुई मुस्कुराकर बोली, सांची सर, आपकी ब्लैक कॉफ़ी। फिर मन में बोली, काले दिल वालों को ब्लैक कॉफ़ी ही पसंद आएगी ना। कॉफ़ी तो मैंने पूरे ध्यान से बनाई है, देखती हूँ इसमें क्या कमी निकालते हैं। अर्णव बॉस, तुम पूरे 3 मिनट लेट हो, अब मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। जाओ मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आओ, और वो टैक्स की फाइल्स भी। सांची गेट तक पहुंचती थी कि अर्णव पीछे से बोला, और हाँ, इस बार लेट मत होना, अब दफ़ा हो जाओ मेरे केबिन से। सांची जल्दी स्टोर रूम में जाती है और टैक्स की फाइल्स ढूंढने लगती है। सांची, सांची बेटा, सारे काम सही से और टाइम से होने चाहिए, उस खड़ूस बॉस से तो नहीं हार सकती तू। कुछ मिनट बाद सांची अर्णव को जूस और फाइल दे आई। अर्णव ने फिर से उसे कुछ फाइल्स का काम दे दिया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उसे बैठे हुए कंप्यूटर पर फाइल्स का काम कर रही थी, इतने में उसे अर्णव का फ़ोन आया और वो गुस्से में बोला, मेरा लंच कहाँ है? सांची ने अपना सर पकड़ लिया और घड़ी में टाइम देखा, फिर बोली, अभी लाई सर। कुछ ही मिनटों में वो अच्छे से प्लेट में खाना रख कर अर्णव के केबिन में ले गई। सांची, सर आपका लंच। अर्णव, रखो यहाँ और दफ़ा हो जाओ। सांची वहां पर खाना रख देती है और कुछ आंसू आंखों में लिए वहां से निकल जाती है। अर्णव खुद से, क्या वो रो रही थी? मुझे उससे क्या, बस वो ये जॉब छोड़ दे। मैं उसे एक एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ पापा की वजह से। फिर वो खाना साइड में रख अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। सांची को अर्णव की बातों का बुरा भी लगता था और उसे ये रवैया भी पसंद नहीं आता था, पर वो करे तो क्या करे, काम तो करना ही था। उसे इस जॉब की सच में ही ज़रूरत थी, इसलिए वो सबकी किए जा रही थी बिना हार माने।
अगले दिन सांची अपने डेस्क पर बैठी थी। अर्णव वहां से होकर अपने केबिन की तरफ जा रहा था। सांची, गुड मॉर्निंग सर। सांची ने अर्णव को गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन अर्णव ने उसकी तरफ देखा भी और सीधा सीधा चला गया। सारे एम्प्लॉयज़ आपस में बातें करने लगे। बेचारी बॉस को परेशान करने के लिए एक नया बकरा मिल गया है। सांची उन सब की बातों पर ध्यान न देते हुए अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद वो कुछ कपड़े लेकर अर्णव के केबिन में गई। सांची, सर, शाम की मीटिंग के लिए आपके कपड़े प्रेस होकर आ गए हैं। अर्णव, लेकिन 2 जोड़ी कपड़े क्यों? सांची, वो क्या है ना सर, आपका मन कभी भी बदल सकता है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अर्णव अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाया और मन में बोला, हाँ, कुछ तो बात है इस लड़की में। फिर सांची वो कपड़े वहाँ रख कर अपना काम करने चली जाती है और कुछ घंटों बाद शाम को अर्णव भी अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। आज अर्णव ने सांची को ज़्यादा परेशान नहीं किया था। अगले दिन आज सांची जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो गई थी। वो घर से थोड़ा चलकर बस स्टॉप तक गई और उसने जल्दी से बस पकड़ी और ऑफिस के लिए निकली। रास्ते में उसे एटीएम में पैसे निकलवाने का याद आया। वो ऑफिस के थोड़ा पहले ही उतर गई और जल्दी एटीएम से पैसे ले आई। फिर वो अपने ऑफिस गई। सांची ऑफिस में पहुंचकर खुद से बोली, सांची, आखिर पहुंच ही गई। आज अर्णव ने सांची के लिए पहले ही बहुत सारा काम रखा रखा था। जब से आई तब से ही काम कर रही थी। उसे काफ़ी घंटे हो गए थे यहाँ से वहाँ भागते हुए और कंप्यूटर पर काम करते हुए। उसे देख वहाँ एक एम्प्लॉय उसे बोला, एम्प्लॉय, मिस सांची, आप सुबह से ही काम कर रही हैं, चलिए ना एक कॉफ़ी पी कर आते हैं। सांची, आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं आ सकती, मुझे ये फाइलें जल्द से जल्द पूरी करके सर को देनी है। सांची फिर से कंप्यूटर पर काम करने लग गई। सांची ने अपने एक क्लाइंट को फ़ोन किया और बोली, मिस्टर लूथरा जी, हमें जल्द से जल्द नए डिज़ाइंस चाहिए। सर ने आपके सारे डिज़ाइंस रिजेक्ट कर दिए हैं। सर बोल रहे थे अब आप में वो बात नहीं रही। सामने से मिस्टर लूथरा जी बोलते हैं, ओके मिस सांची जी, हम जल्दी नए डिज़ाइंस भिजवाते हैं। ऑफिस की कुछ लड़कियां सांची के पास आईं। निशा, वाह सांची, तुमने तो पिछले 3 सेक्रेटरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। झिलमिल हंसते हुए, सर की पिछली सेक्रेटरी तो रोते हुए गई थी और उसके पहले वाली गालियां देते हुए। राशि, तुमको तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। तीनों उसके लिए तालियां बजाने लगी। सांची, क्या अवार्ड, मेरी हालत नहीं देखती आप लोगों को? सुबह से लेकर शाम तक नॉन स्टॉप काम। शाम तक तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। इतना पागल हो गई हूँ मैं। फिर वो तीनों हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। सांची को से, लेकिन मैंने भी ठान लिया कि मैं हार नहीं मानूंगी। वो अपनी जेब से एक रुमाल निकाल कर उसे देखती है। जब तक ये रुमाल मेरे साथ है मैं हर मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। उस दिन मैं उस अजनबी का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन वो मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू अजनबी, तुमने मुझे एक नई शुरुआत करने की हिम्मत दी थी। काश मैं तुमसे फिर मिल पाती। फिर सांची वो रुमाल अपनी जेब में रखकर फिर से काम करने लगती है। रात 9 बजे सांची फाइल्स वाले रूम में एक फाइल ढूंढ रही थी। सांची, ये नए डिजाइन वाली फाइल कहाँ है? वो फाइल थोड़ी ऊपर की दराज में रखी थी। सांची, ओफो, किसने फाइल को इतनी ऊपर रख दिया है? एक तो पहले ही इतनी देर हो चुकी है। सांची वहाँ पर रखे ऑफिस चेयर पर चढ़कर उस फाइल तक पहुँचने की कोशिश करती है, पर वो फाइल उसके हाथ नहीं आ रही थी। सांची, थोड़ा और ऊपर। सांची, इतने में अर्णव वहाँ से जा रहा होता है। सांची को देख उसके पास आया और बोला, मिस सांची, आप इतनी रात में ऑफिस में क्या कर रही हैं? अर्णव को देख सांची एकदम से डर गई और उसका पैर स्लिप हो गया। सांची, ओ नो। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि अर्णव ने उसे अपनी बाहों में लेकर बचा लिया। अर्णव ने ठीक से सांची को खड़ा किया। सांची मन में बोली, ओ तेरी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? सांची अपना दुपट्टा ठीक कर अर्णव से बोली, थैंक यू सर। अर्णव, सांची, तुम इतनी देर तक यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका है। सांची, वो मैं अर्णव, पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं है, अब तुम भी घर जाओ। सांची, ओके सर। वो नए डिजाइन की फाइल अर्णव कल सुबह आकर देख लेना, अब घर जाओ। फिर सांची उस रूम से निकली और जाती है और अपनी डेस्क पर जाकर कंप्यूटर बंद कर अपना बैग उठाती है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। वो ऑफिस के थोड़ा आगे चलकर बस और ऑटो का इंतजार करने लगती है। सांची, हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई, अब बस तो क्या ऑटो भी नहीं दिख रहा है, आज मैं घर कैसे जाऊंगी? इतने में पीछे से कोई जूतों की आवाज़ करते हुए सांची के पास आ रहा था। सांची को थोड़ा डर लग रहा था। सांची, ये आवाज़, हे भगवान, प्लीज़ मेरी हेल्प करो,
वो आदमी जैसे ही सांची के पास आया, सांची चिल्लाते हुए उसे एक पंच मारने ही वाली थी कि वो बोला, अर्णव। सांची शांत हो जाओ, मैं हूँ। सांची, आप? तो ये आप हैं? सांची ने एक चैन की सांस ली और फिर बोली, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों इतनी रात में मुझे डरा रहे हैं? अर्णव, सॉरी, गलती मेरी ही है, मुझे ऐसे अचानक से नहीं आना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। सांची, नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। अर्णव, मैं पार्किंग से कार लेकर आता हूँ, वेट करो। कुछ मिनटों में अर्णव कार ले आता है, हॉर्न बजाता है। सांची, सर आप जाइए, मैं चली जाऊँगी। अर्णव कार से उतरकर बाहर आता है और बोलता है, अभी इतनी रात हो गई है, यहाँ कोई ऑटो या बस नहीं मिलेगी। मिस सांची, जिद मत करो, मैं सेफली तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, आओ। फिर वो उसके लिए गेट खोलता है तो सांची मना नहीं कर पाई और बैठ गई। अर्णव ने भी आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली और सांची से उसके घर का एड्रेस पूछा और फिर गाड़ी सांची के घर की तरफ ले ली। उनको पीछे से कोई आदमी छुपकर देख रहा था। उनके जाते ही वो रोड पर आया और बोला, आखिर मिल ही गई ये लड़की। यहाँ सांची और अर्णव बस घर पहुंच ही चुके थे। सांची, बस यहाँ से राइट जाना है। फिर अर्णव उस गली में गाड़ी लगा लेता है और सांची का घर आ जाता है। अर्णव गाड़ी वहाँ पर रोक देता है। सांची गाड़ी से बाहर निकलकर बोलती है, मिस्टर अर्णव, थैंक यू। अर्णव, यू आर वेल। सांची, वेलकम तो करूँगी नहीं मैं आपका, क्योंकि लेट भी मैं आपकी ही वजह से हुई थी। तो गुड नाइट। नहीं नहीं, बैड नाइट। काश आपके सपने भी भूत चुड़ैल आकर आपको डराएं। फिर सांची चली गई और अर्णव को सांची की बातें सुनकर मुस्कान आ गई। अर्णव, क्या अजीब है ये लड़की, चलती फिरती मुसीबत। फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल दी। वो आदमी कौन है जो सांची का पीछा कर रहा है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।